लाइन्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाने से जुड़ी खबर है। बता दें, आकाश त्रिपाठी नाम के युवक ने डायसिस ऑफ लखनऊ बिशप ऑफ मॉरिस एग्डरदान पर और साथ ही गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल विनीता सुबियस पर लगाए थे गंभीर आरोप। धर्मांतरण के आरोप लगाने के बाद गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल और बिशप मॉरिस एग्डरदान ने किया था बड़ा खुलासा। आईबी चीफ बनकर गर्ल्स हाई स्कूल में एडमिशन कराने का बना रहा था दबाव आकाश त्रिपाठी ने धर्मांतरण का झूठा आरोप लेकर जहां सिविल लाइंस थाने में तहरीर देने पहुंचा था और एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा था। आरोप लगाने के बाद जहां गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल और बिशप मॉरिस एग्डरदान ने खुलासा किया था आईबी चीफ बनकर गर्ल्स हाई स्कूल में एडमिशन कराने का बना रहा था आकाश दबाव। मामला खुलने के बाद आकाश को बिशप हाउस से नौकरी से निकाला गया था। बदला लेने के लिए आकाश त्रिपाठी ने लगाए थे धर्मांतरण के गंभीर आरोप। जालसाज आकाश त्रिपाठी का खुली पोल खुलने के बाद धर्मांतरण की तहरीर बदलकर खुद फंस गया। आकाश त्रिपाठी दिनेश शुक्ला और भूपेश सिंह पर भी बरगलाने का लगाया है आकाश त्रिपाठी ने आरोप। आकाश त्रिपाठी को पुलिस ने षड्यंत्र रचने और झूठे आरोप लगाने के मामले में भेजा है जेल। बता दें, जहां बिशप मॉरिस एग्डरदान डायसिस ऑफ लखनऊ को और उनके पुत्र एलनदान समेत फादर कई लोगों पर गंभीर आरोप धर्मांतरण के लगाए थे और जिसके बाद ये खुलासा हुआ है और पुलिस ने अब आकाश को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में देखने को मिली है। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर संचालित हो रहे अवैध टैक्सी स्टैंड और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं कार पर मजिस्ट्रेट लिखकर अवैध टैक्सी संचालित की जा रही है और खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और इनमें ज़रा भी किसी प्रकार का खौफ नहीं है। मामला सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर का परिवहन माफिया आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सक्रिय हैं और खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और साथ ही यहाँ से बनारस और लखनऊ के लिए अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहे हैं। सीएम योगी के आदेश के बावजूद यहाँ पर परिवहन माफिया सक्रिय है और लाखों रुपए का चूना परिवहन विभाग को लगा रहे हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बड़े अधिकारियों के नाम के स्टिकर मजिस्ट्रेट, भारत सरकार और अन्य अधिकारियों के नाम के स्टिकर लगाकर टैक्सी संचालित करते हैं और खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब देखना होगा किस तरह की होती है कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज के कल्याणी देवी क्षेत्र में जहां मदरसे में नकली नोट छापने का कार्य कर रहे थे, जिसके बाद 4 लोग को जेल भेजा गया था, तो वहीं आपत्तिजनक किताब मिलने के बाद मदरसे को सील कर दिया गया था और जिसके बाद अब पीडीए ने मदरसा पर नोटिस चस्पा किया है और साथ ही 18 तारीख के अंदर जवाब मांगा है और ऐसे में सीलिंग की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। तो अब पीडीए किस तरह की आगे कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है पीडीए के अधिकारी का, आइए दिखाते हैं आपको। अधिकारी से जो इसमें वार्ता की गई और जो दोनों अधिकारी द्वारा जो जानकारी दी गई, उसमें ये तथ्य निकल के आया कि ये अवैध निर्माण का प्रकरण है और उसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है, जैसा जो अधिकारी बता रहे थे। तो उनको जो है जो भी नोटिस आदि की कार्रवाई की गई और नियमानुसार उसको सील किया गया है। अगर वो यथोचित उत्तर देते हैं उसका, जो भी उनको नोटिस दी गई है, तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोई टाइमलाइन दी गई है? हाँ, उसमें एक समय सीमा होती है, नोटिस की एक मियाद होती है, तो उस समय सीमा के अंदर उनको जवाब देना होगा। अगर वो जवाब और अभिलेख प्रस्तुत करते हैं तो उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, शहर में इसके अलावा क्या और मदरसों को भी चिन्हित किया जा रहा है, देखा जा रहा है? इसमें निर्देश है कि जो भी अवैध निर्माण है उसके तहत जो अर्बन प्लानिंग एक्ट है उसके तहत नियमानुसार हमारे जो ऑफिसर जिनको इम्पावर किया गया है कार्रवाई के लिए, वो कार्रवाई करेंगे। क्या दूसरीकरण भी हो सकता है? अब ये जब जवाब आ जाएगा उसके बाद जो भी होगी इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जहां विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है, तो साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली और महाकुंभ को लेकर उन्होंने जहां सभी अधिकारियों से बात की और बेहतर कार्य की चर्चा हुई। तो वहीं साथ ही मंत्री नंदी ने अखिलेश यादव के इनकाउंटर पर खड़े किए सवाल पर पलटवार किया है। तो मदरसे पर हो रही कार्रवाई को लेकर उनका कहना था कानून की व्यवस्था कायम है, जहां भी अपराध होगा वहां कानून अपना काम करेगा और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। देखिए, आप सभी को विदित है, पिछले 7.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार और पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार और अब तीसरा कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जिलों में केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम गांव तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जो पात्र व्यक्ति है कोई छूटे ना, इसके लिए समीक्षा बैठक करते हैं। और कहा कानून व्यवस्था पर, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए रोल मॉडल है। कहीं कोई कमी रह जाती है, कहीं कोई समस्या है, तो उसका समाधान करने के लिए मीटिंगें होती हैं। इसी के दृष्टिगत आज मीटिंग है। हमने भी जो हम पत्र लिखते हैं, चाहे वो डीएम को, कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को, जिस भी डिपार्टमेंट का होता है, तो जितनी चिट्ठियां लिखते हैं हर 3 महीने में, उन चिट्ठियों पर क्या कार्रवाई हुई, जिसने भी चिट्ठी दी है, पीड़ित है, उन्होंने चिट्ठी दी है तो उस चिट्ठी पर क्या कार्रवाई हुई, उसकी भी समीक्षा बैठक। चिट्ठी दी है तो उस चिट्ठी पर क्या कार्रवाई हुई, उसकी भी समीक्षा बैठक। एक सवाल सर, सुल्तानपुर में एक लुटेरे सेनानी की मुठभेड़ में मार गिराया गया, इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। खास करके अखिलेश यादव ने जांच को लेकर के टिप्पणी की। उनका ये कहना है कि जांच देकर के एनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी चांदी का चम्मच पैदा होते ही उनको मिल गया है। जो अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ता है वो सारी चीजों को समझता है। 2012 में उनके पिताजी को, मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था, उन्होंने अपने बेटे को गद्दी सौंपी। तो मैं यही कह सकता हूं कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। अखिलेश यादव जी की बचकानी हरकत, अखिलेश यादव जी का कई बार फैसले लेना, फिर वापस लेना, और एक गरीब से गरीब आदमी कोई किराए के मकान में जाता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारी मकान मिलता है, उसमें से टोटी खोल लेना, ऐसी छोटी के बचाव में उतरना। आज उसके घर डेलीगेशन भी भेजा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो उनके डीएनए में है और बराबर ये करते रहे हैं। तो ये नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे एक सड़क का 100 करोड़ का है तो उस पर दबाव बना के डीपीआर 200 करोड़ का बना करके 100 करोड़ पार्टी फंड ले लें और 100 करोड़ में सड़क बन जाए, कुछ कार्यकर्ता कमा लें। नौकरी में बोलियां लगती थी, पूरे यादव भी पूरे उत्तर प्रदेश के कुछ नहीं थे, कुछ ही जिलों के जो यादव थे उनको छूट थी, और गैर जिले के थे उनको भी बेचारों को पैसा देना पड़ता था। आज हमने लाखों नौकरी दी है और आदमी छाती ठोक के कहता है कि हमारी बेटी की नौकरी लग गई, बेटे की नौकरी लग गई, भतीजे की नौकरी लग गई, एक पैसा नहीं लगा। ये फर्क है जो साफ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में जो मदरसा जामिया है वहाँ पर तमाम अवैधानिक कार्य हो रहे थे, नकली नोट पकड़ी गई थी और आरएसएस हिंदुओं के खिलाफ बर्ताव साहित्य भी बरामद हुए थे। उस पर कार्रवाई जो है लगातार जारी है, बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है, कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है और कोई भी गैर कानूनी काम करेगा, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, कानून को हाथ में लेगा तो बख्शा नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पिछली बार कुंभ में प्रयागराज जंक्शन के बाहर नगर निगम की दुकानों को तोड़कर सड़क चौड़ी की गई थी और उसके सामने पट्टी में जो बिल्डिंग है और उसके पोर्टिको को खाली कराना था, मगर मामला टल गया था। वहीं अब लोगों ने इस पोर्टिको में अवैध अतिक्रमण करके पक्के निर्माण कर लिए, जिसमें नॉनवेज के रेस्टोरेंट और साथ ही यहाँ पर शराब की दुकानें खुली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज जंक्शन के बाहर से ये मुख्य मार्ग है जो संगम की ओर जाता है और श्रद्धालु यहीं से गुजरेंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पोर्टिको में जिस तरह से अवैध निर्माण करके कब्जा कर लिया गया है, इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जितनी दुकानें और रेस्टोरेंट और होटल्स हैं सभी ने अवैध निर्माण करके इसे पूरा पक्का रास्ता बंद कर दिया है और सड़कों पर गाड़ियों से जाम लगता है और पैदल चलने वालों को भी मुश्किल होती है। और खुलेआम यहाँ सड़क पर लोग शराब भी पीते हैं, जिससे
यहाँ से गुजरने वाली महिलाओं और बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मदिरा का सेवन हो रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले पर महापौर गणेश केसरवानी से बात की गई तो उनका कहना था कि जो भी यहाँ पर हो रहा है उसकी जांच कराई जाएगी और जांच करा के कार्रवाई कराई जाएगी और पोर्टिको को खुलवाया जाएगा। और कुंभ के दौरान यहाँ पर नॉनवेज की दुकान और शराब की दुकानों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह साधु संतों की मांग है, प्रस्ताव पिछली बार पारित हुआ है और जो आवश्यक कार्रवाई हो सकती है की जाएगी और यहाँ पर जो रास्ते में पड़ेंगे उन्हें बंद कराया जाएगा। इस बार प्रयागराज का महाकुंभ पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रयागराज के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग मिलकर के एक भव्य कुंभ के आयोजन के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। शहर की जनता भी इसमें भरपूर अपना सहयोग प्रदान कर रही है। आप देख रहे होंगे पूरे शहर में चौड़ीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। जनता स्वयं अपने हाथों से अपना मकान तोड़ रही है, जो इस बात का द्योतक है कि प्रयाग की जनता भी चाहती है कि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कुंभ का आयोजन हो और आने वाले तीर्थ यात्रियों की किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। हम सब लोग मिलकर के उनकी सेवा करने का काम करें और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट आप बता रहे हैं मैं उसकी जांच करवाऊंगा और लोगों से भी आग्रह करूंगा कि सड़कें हमारी चौड़ी रहेगी, सड़कों पर इंक्रोचमेंट नहीं रहेगा, स्वच्छता रहेगा, क्योंकि प्रयाग ही आज पूरे भारत का एक एम्बेसडर है। दुनिया भर के लोग जो आएंगे प्रयाग को देखने के बाद पूरे भारत की कल्पना अपने मन के अंदर लेकर के जाएंगे। इस सदन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि जो संगम क्षेत्र है उसके 500 मीटर तक किसी भी प्रकार की ये शराब, मीट, मांस, अंडा इत्यादि की दुकानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये बात सही है कि ये तीर्थराज है, तीर्थों का राजा है। कुंभ और माघ के समय सारे तीर्थपति यही निवास करते हैं। तो जहाँ कहीं भी ऐसी दुर्व्यवस्थाएं होंगी उन पर कार्रवाई करके उससे बेहतर किया जाए। संगम नगरी प्रयागराज जहां बप्पा को आने के लिए अब कुछ ही समय बचे हैं और ऐसे में ख़ास तौर से आज बप्पा की स्थापना की जाएगी और किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सचदेव का, किस तरह से भोग लगाने से बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और किस तरह से विघ्न हरते हैं। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है पंडित शिप्रा सचदेव ने इस पूरे मामले पर। जो गणेश चतुर्थी होती है वो भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। बप्पा जो होते हैं हमारे प्रथम पूज्य देव हैं। गणेश जी के आने से रिद्धि सिद्धि आती है, घर में धन वैभव आता है, जितनी भी बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। बुद्धि के देवता हैं, धन के देवता है, व्यापार के देवता है। इसलिए गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो गणपति बप्पा को इस ड्यूरेशन में बुलाना चाहिए। गणपति जी को कुछ लोग 1 दिन के लिए बुलाते हैं, कुछ 3 दिन के लिए, कुछ 5 दिन के लिए, कुछ 7 दिन के लिए और कुछ 10 दिन के लिए। ये अपनी श्रद्धा भक्ति है कि आप कितने दिन के लिए बुलाते हैं और कितने दिन उनका सेवा आप करते हैं। जो गणेश की जब हम प्रतिमा लेके आते हैं, उनका जो स्वरूप लाते हैं, उसमें कुछ चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उनका जो उनकी जो सूंड होनी चाहिए वो बाय डायरेक्शन की होनी चाहिए। साथ में उनके हाथ में मोदक अवश्य होना चाहिए, उनका वाहन मूषक अवश्य होना चाहिए। जो गणेश जी की प्रतिमा हम घर में बैठाते हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठाना चाहिए। और इसके अलावा जो उसका डायरेक्शन होता है वह जो घर का एंट्रेंस डोर होता है उस तरफ उनका मुंह होना चाहिए, या जो व्यक्ति बुला रहे हैं घर में उनके बेडरूम की तरफ उनका मुंह होना चाहिए, जिससे कि उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में आने वाली बाधाओं से मुक्ति प्राप्त हो। इस बार जो है रात को 7 तारीख की मध्य रात्रि को भोर के समय 1:11 से भद्रा प्रारंभ हो रही है, जो कि दोपहर को 2:10 तक रहेगी। तो पूजा का जो समय है वो 2:10 से लेके 4:15 तक का पूजा का मुहूर्त है। इस समय गणेश जी को घर पर विराजमान करिए और पूजा अर्चना कीजिए और उनका शुभ आशीर्वाद।
बप्पा जहां कल स्थापित होंगे और उससे पहले ही बप्पा के आने की तैयारी हो रही है, जहां रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है और मूर्तिकार जहां अब अंतिम रूप मूर्ति को दे रहे हैं, तो बप्पा के लिए हर कोई लाने के लिए उत्साह है। जहां 10 दिनों के लिए बप्पा को स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र के बाद प्रयागराज में भी धूम है और ऐसे में जहां कोविड के बाद अब बड़ी मूर्तियां भी बनाई जा रही हैं और जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, और ख़ास तौर से भारद्वाज आश्रम के पीछे जहां ये मूर्ति बनती हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और मूर्ति अपने घरों की ओर लेके जा रहे हैं और अनेक प्रकार की यहां खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं। और ऐसे में इनके क्या दाम है, किस तरह से इनके बनाने में मेहनत लग रही है और कितनी लोगों की डिमांड है, क्या कुछ कहना है यहाँ पर मूर्ति तैयार कर रहे लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है। ये हो रहा है अभी मूर्ति का बड़ा मूर्ति का डिमांड है और धीरे धीरे मूर्ति बढ़ने लगा है। दुर्गा जी का काम कम होते जा रहा है तो गणेश जी का काम ज्यादा चल रहा है और छोटा मूर्ति भी घर घर में आदमी पूजा करने डिमांड कर रहे हैं। मूर्ति 1000 से शुरू है, 1000 शुरू है, 10,000, 20,000, 50,000। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।